तो आप सभी क्लास 10 के बच्चों के लिए आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो आपके चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड है। आप लोगों ने अब तक जितना कुछ स्टडी किया है उससे अगर हम लोग अब एक स्टेप आगे का अगर सोचें तब हम देखते हैं कि आगे आपको जितना भी जानकारी या नॉलेज अभी प्राप्त हुआ है, जितना भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने प्राप्त किया है पिछले टॉपिक्स से, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको करने को मिलेगा, चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, टेक्स्ट बुक या फिर एग्जाम्पलर जो भी क्वेश्चन हो, आप उसको करने में अगर एबल हो जाते हैं, अगर आप उसको बनाने में एबल हो जाते हैं, तब इसका मतलब निकल करके आता है कि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में जा रहा है। और अगर आपको कहीं पर डिफिकल्टी महसूस हो रहा है तो इसका मतलब कि आपको उसको फिर से एक बार देखना होगा। तो करना कुछ नहीं है, बस सीधा सा है कि जो भी टॉपिक आपको थोड़ा सा परेशान करता है ना, आप उसको 1 से 2 बार रीड कर लो। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वहां पर दिक्कत महसूस हो रहा है तो बस वो क्वेश्चन आप सेंड कर दीजिए, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं कर दे दूंगा आप लोगों को। अब आज का टॉपिक जो है ना, इसमें हम लोग कुछ नई चीजों के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। जैसा आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कि किसी भी प्रकार का जो होता है बेस, उसे हम किस आधार पर अलग क्लास में रखते हैं, उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं बेसिस को। इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, बेसिस जो होता है उनका यूज क्या होता है, उसको हम लोग कहाँ कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। और लास्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिस जो होते हैं ना, उनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। बेसिस को क्लासिफाई करने का यहाँ पर जो है क्या होता है, आखिर आधार क्या होता है, ऐसा बेस क्या है जिसके आधार पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में जो बेस एग्जिस्ट करता है ना, उन बेसिस के अगर प्रॉपर्टीज को भी हम कंपेयर करें एक दूसरे के साथ तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उनका प्रॉपर्टी भी पूरी तरह से एक दूसरे को मैच नहीं कर रहा है। यानी हो सकता है कि उनके प्रॉपर्टीज के बीच में कुछ डिफरेंस हो। पॉसिबिलिटी है कि मैच कर जाए कहीं पे, और ज्यादा जगह पर भी पॉसिबिलिटी है कि वो अलग हो। तो एक दूसरे से उसके बीच में क्या है ना, कि उसके बीच में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तब हम क्या करते हैं कि उनको क्लासिफाई करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑन विच, यहाँ पर बेसिस जो है ना, इसका मतलब आधार होगा, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑन विच बेसिस वी कैन क्लासिफाई द बेस्ट कंपाउंड, यानी कि बेसिस जो होता है ना, आप उनको किस आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ट कंपाउंड्स को आप किस आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपका जो टॉपिक पहला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, इसमें आपको दिया गया है कि बेसिस को क्लासिफाई करने के लिए हम यहाँ पर जो है अलग अलग आधार यानी कि अलग अलग बेसिस यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस आर क्लासिफाइड एज 2 टाइप्स, ठीक है ना। और इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी बेसिस आर क्लासिफाइड। यहाँ पर आपको 2 तरीके से दिया गया है बेसिस को क्लासिफाई करने का। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग मेथड बताया गया है, विधि बताया गया है, या कह सकते हैं कि 2 अलग अलग प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम लोग बेसिस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो टॉपिक जो है ना, इसमें आपको दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी मजबूती, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बेसिस आर क्लासिफाइड एज 2 टाइप्स, यानी कि मजबूती के आधार पर बेसिस को हम लोग 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब है कि जितने भी बेसिस होते हैं ना, जितने भी प्रकार के बेस, अगर हम उनके मजबूती को, अगर हम लोग उनके स्ट्रेंथ को आधार बना लें कि कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कम है एक दूसरे से मजबूत, अगर हम मजबूती को आधार बना लें तब हम देखते हैं कि बेसिस जो होते हैं 2 तरह के हो जाते हैं। एक होता है जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से, ठीक है। एक होता है जैसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा होता है जैसे हम लोग जानते हैं वीक बेस के नाम से। तो यहाँ पर 2 बेस हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। यानी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस या ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बेसिस आर क्लासिफाइड एज 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो 2 तो हमें क्लास मिल गया बेसिस का। अब आगे समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा जाता है कि चलो ठीक है, बेसिस को आपने क्लासिफाई कर दिया स्ट्रॉन्ग और वीक में, तो चलो बताओ कि स्ट्रॉन्ग बेस हम किसे बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दो, क्लासिफाई तो कर चुके हो ना, स्ट्रॉन्ग बेस को एक्सप्लेन कर दो। तो आप सिंपली कर सकते हो दोज बेसिस, आपका होगा दोज बेसिस which undergoes completely ionization in aqueous solution are called strong bases। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर बताया गया है कि वैसे बेसेज जो पूरी तरह से दिया गया है, इसको फिर से सुन लीजिएगा, दोज बेसेज which undergoes completely ionization in aqueous solution are called strong bases।
यानी कि वो बेसेज जो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, है ना, कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको जानेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिया गया है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर किसका एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पर अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं KOH, वो क्या होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर NaOH के बाद हम लोग ETC लगा देते हैं, ठीक है। अब KOH को वहाँ पर दे सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो किसके लिए है, वो है वीक बेस के लिए, है ना। तो अगर वीक बेस को अगर आपको डिफाइन करना हो तो उसको कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं कि दोज बेसेज विच अंडरगोज पार्शियल आयोनाइजेशन। अब देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हम एक जगह पर देख रहे थे कंप्लीटली, है ना, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पार्शियल, है ना। यानी कि एक जगह पर पूरी तरह से टूट रहा था और एक जगह पर क्या टूट रहा है ना, तो आधा अधूरा रूप से टूट रहा है। तो दोज बेसेज विच अंडरगोज पार्शियल आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेसेज। यानी कि वो बेसेज जिनमें हम क्या देख रहे हैं कि जिनमें हो रहा है पार्शियल आयोनाइजेशन, जिनमें क्या हो रहा है, पार्शियल आयोनाइजेशन, कहाँ हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वीक बेसेज। जैसे कि आपको दिया गया है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वीक बेस का एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से अगर आप बेसेज को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो जो आधार होता है कि हम स्ट्रेंथ उसका देखेंगे कि कौन कितना स्ट्रेंथ वाला है, कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर आप वीक और स्ट्रांग में क्लासिफाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, और यहाँ पर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी बेसेज आर क्लासिफाइड एज मोनो एसिडिक बेसेज, डाई एसिडिक बेसेज एंड ट्राई एसिडिक बेसेज। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नया टर्म मिल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर एसिडिटी को अगर यहाँ पर हम लोग बेस बना लें तब क्या देखते हैं कि जो बेसेज जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मोनो एसिडिक होते हैं, डाई एसिडिक होते हैं और ट्राई एसिडिक होते हैं। अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली है क्या, मोनो कौन सा है, डाई कौन सा है, ट्राई कौन सा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा और बताइए एक्सप्लेन करके। तो आप यहाँ पर इसको कैसे समझा सकते हैं, आप इसको ऐसा समझाइएगा कि मोनो एसिडिक बेसेज हम किन्हें कहते हैं। तो दिया गया है कि विच प्रोड्यूस ओनली वन हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि आपको दिया गया है यहाँ पर कि मोनोएसिडिक बेसेज के बारे में क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं कि विच प्रोड्यूस ओनली वन हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है, को प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलेंगे मोनोएसिडिक बेसेज। आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, ओनली वन हाइड्रोक्साइड आयन आपको दिया गया है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोनोएसिडिक बेसेज बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं क्या, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वहाँ पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया। तो आपको वहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दिया गया है वहाँ पर वो किस में आता है, वो आता है मोनोएसिडिक बेस में आता है, ठीक है, वो सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद अगर हम जाते हैं डाई एसिडिक बेसेज की ओर, तो जैसा नाम है उसके अनुसार, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपली समझ सकते हैं ना, नाम के अनुसार हम लोग इसको जो है बहुत ही साधारण तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई ज्यादा जो है दिमाग खर्च करना नहीं पड़ेगा आपको। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि विच प्रोड्यूसेज टू हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि वह बेस जो दो हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, कितना का, दो का, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डाई एसिडिक बेसेज, जिसको हम बोलेंगे। जैसे आपको दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, या फिर आपको यहाँ पर हो सकता है क्या, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किसमें आएगा, ये आपका आ जाएगा डाई एसिडिक बेसेज में आएगा। तो अब तक जो है आप एसिडिटी के बेस को आधार बना करके क्लासिफाई जब कर रहे हैं तो आपको मोनो और डाई एसिडिक बेस दो प्राप्त हुआ है। अब तीसरा आपका आता है यहाँ पर ट्राई एसिडिक बेसेज। अब इसमें क्या देखते हैं कि जो प्रोड्यूस करता है तीन हाइड्रोक्साइड आयन, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। यानी कि वो बेस जो तीन हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एसिडिक बेसेज। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, ये आपका है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका है LOH3 आपको दिया गया है यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से अगर हम बेसेज को अगर क्लासिफाई अगर करना चाहें तो उसको क्लासिफाई करने का एक और अलग आधार आपको मिल जाता है, ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोगों ने बेसेज का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है कि बेस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक में, और इसके अलावा उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं जो एसिडिटी जो होता है ना उसके आधार पर उसको बेस बनाकर। तो ये आपका टॉपिक जो है यहाँ तक खत्म हो चुका है। बिल्कुल। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ बेसेज, कि बेस को हम कहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए, हम जानते हैं कि हम लोगों का डेली लाइफ जो है ना उसमें इनका भी कुछ ना कुछ जो है रोल होता है, चाहे वो एसिड्स हो या बेसेज हो या सॉल्ट्स हो। तो जब हम जानते हैं कि कंपाउंड्स जितने भी हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग, उनमें से कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग किसी न किसी तरह से यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उनका तो रोल होता है हमारे डेली लाइफ में। तो अगर हम यहाँ पर समझना चाहें कि किस प्रकार से ये बेस के रूप में जो होता है पदार्थ उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं उसको अपने डेली लाइफ में, तो उसके लिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि उनके ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ ये बेस है जिसको कि हम लोग अपने डेली लाइफ में इस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है, इज यूज्ड एज एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन स्टमक। हम जानते हैं, आप लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको जानना है, जो बच्चे पढ़े होंगे थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी होगा, पहले से 7th क्लास में भी स्टडी किया है, तो आप जानते हो कि आपका स्टमक जो है ना उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है नेचुरली। उसका काम रहता है कि फूड के साथ में जो भी आ रहा है मैक्रोब्स उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और साथ ही अंदर में हम क्या देखते हैं कि ये जो नेचर जो होता है फूड का, या हम कह सकते हैं हमारे स्टमक का जो होता है पूरा का पूरा जो होता है वहाँ का अंदर का जो होता है नेचर उसको एसिडिक कर देता है ताकि वो तोड़ सके, डिकम्पोज कर सके, ठीक है ना, प्रोटीन्स वगैरह जो होता है उनसे। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना MgOH इसको यूज करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं कैसे, तो एंटासिड के रूप में, क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज कर देने के लिए, किसे, एसिड को, किसमें, हमारे स्टमक में। यानी कि अगर एसिडिटी का एहसास हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप एंटासिड ले सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा और आपको आपका एसिडिटी जो होगा ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एंटासिड, तो ये क्या है, एक बेस है, तो बेस जब एसिड के साथ जाएगा तो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपको राहत मिलेगा। अब नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको यहाँ पर दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर जैसे कि रेवाइन वगैरह, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ये एक दूसरा बेस है जिसको यूज करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी उत्पादन करने के लिए। इससे साबुन है, पेपर है, सिंथेटिक फाइबर वगैरह है, जैसे रेयन जो होता है ये सब, ठीक है। तो ये आपका एक अलग यूज हो गया। तो यहाँ तक आपने देखा है कि बेसेज के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब इसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना इसका हम लोग कहाँ पर और कैसे यूज करते हैं। ये OH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, जिसका यूज होता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका यूज होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर क्या है, उसका यूज होता है डिसइंफेक्टेंट जो होता है उसके रूप में इसका यूज होता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर जो भी आपको दिया गया था समझने के लिए, चाहे आपको MgOH हो या फिर NaOH हो या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, इनके बारे में आप यहाँ पर देख समझ सकते हैं कि इनका किसी न किसी प्रकार से यूज होता है, और जो भी यूज इसका हो रहा है जिस तरह से हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे दैनिक जीवन से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है यह टॉपिक भी खत्म हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेसेज होते हैं, उनका भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज होता है किसी बेस का। तो अब हम लोग आगे यहाँ पर समझेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लोग किसे कहते हैं, ये होता क्या है। देखिए आपको दिया गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी कि द कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। अब देखिए इंडिकेटर का काम रहता है सिर्फ हमें बता देना कि जो कंपाउंड या सब्सटेंस जो है ना वह एसिडिक है या बेस है। वो क्या बताता है, सिर्फ इतना बताता है कि एसिडिक है या बेसिक है वो, बट ये नहीं बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना वीक एसिड है। यह भी नहीं बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बेस है कितना वीक बेस है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आपका जो पहला पॉइंट दिया गया है इसी को इंडिकेट कर रहा है कि कॉमन इंडिकेटर जो है ना ये कभी भी नहीं बताता है कि कितना स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती है उस दिए गए एसिड या बेस का, नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं को बता पाएगा। तो क्या है,
टू मीजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। तो अगर हमें दिए गए एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को, मजबूती को अगर मीजर करना है, अगर हमको जानना है कि कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, तब उसको जानने के लिए टू मीजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस सॉल्यूशन वी यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम लोग किसका यूज करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर का। So we can say that universal indicator is a type of special indicator which tell us that how a substance or compound is acidic or basic। ठीक है ना? what is their strength, उसका मजबूती कितना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग या वीक है। तो यहाँ तक क्लियर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट भी बढ़ते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? आपसे अगर कोई पूछता है कि चलो इतना ठीक है, बताओ यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या, कैसे बनता है वो, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है बहुत सारे इंडिकेटर का, जो अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है ना, जो विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यू ऑफ इंटायर स्केल, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर का, जो प्रोवाइड करता है, जो देता है डिफरेंट कलर, है ना, किसके ऊपर? एट डिफरेंट pH वैल्यू, अलग pH वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना, उस पूरे स्केल का। तो अलग अलग pH वैल्यू जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो अलग कलर प्रोवाइड करता है, और उसी अलग कलर के आधार पर हम उस pH वैल्यू से उसको रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, है ना, और फिर ये देखते हैं कि कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। आगे है इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन कंपाउंड या फिर सब्सटेंस जो आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अलग जो होता है कलर दिखाता है किसके ऊपर? एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन। आयन जो होता है ना, आयन जो होता है उसका कंसंट्रेशन हाई हो सकता है, लो हो सकता है। तो आयन का कंसंट्रेशन जो होता है हाई या लो, उसके आधार पर ये अलग अलग कलर शो करता है। आगे दिया गया है कि अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चलो ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बहुत कुछ बता दिया, अब बताइए कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, किस प्रकार से। तो दिया गया है कि ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, इसका सॉल्यूशन को क्या करते हैं यहाँ पर, सॉरी यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं, मान लेते हैं कि हमको जिस सॉल्यूशन को टेस्ट करना है उसके बारे में है कि अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड इज पुट ऑन अ स्ट्रिप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना, ये पेपर का फॉर्म एक स्ट्रिप के रूप में होता है, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वो जो सॉल्यूशन होता है ना, उसके एक ड्रॉप को, बूंद को हम उसके ऊपर ले लेते हैं। इट देन अंडरगोज अ कलर चेंज। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो स्ट्रिप जो था ना, उसका कलर बदलना शुरू होता है, चेंज होना शुरू होता है। द कलर प्रोड्यूस्ड इज देन, जो कलर प्रोड्यूस होता है, इज देन मैच्ड विथ अ कलर ऑन pH कलर चार्ट। अब जो कलर वहां पर चेंज हुआ है ना, उसको मैच करते हैं, मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? उसको मिलाते हैं एक कलर जो चार्ट होता है ना, यहाँ पर pH कलर चार्ट होता है, हम लोग उससे मिलाते हैं, जो दिए हुए रहता है वहां पर, आपको दिया जाता है। इसके बाद दिया गया है कि वी देन रीड द pH वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस कलर। अब वो जो कलर आपको प्राप्त हुआ है, उस कलर से आप क्या करते हैं, वो जो pH कलर जो आपको दिया गया है चार्ट, आप उसे मैच करते हैं, मिलाते हैं। और आफ्टर नोइंग pH वैल्यू, अब इसके बाद जब pH वैल्यू हमें पता चल जाता है मैच करने के बाद उस चार्ट में उसका कितना वैल्यू है, वी कैन टेल वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दिया गया सॉल्यूशन है वह कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एसिड है या बेस है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना, कि क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक है। अब यहाँ पर आपने pH स्केल भी सुना, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ pH स्केल को जोड़ करके जो है, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर और pH स्केल दोनों को जोड़ करके आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं नया टॉपिक दूंगा समझने के लिए, ताकि आप लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा और समझ आइए और जो pH स्केल जो होता है ना उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो वहां पर आपको एक फिर से जानने को सुनने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम लोग यूज करते हैं और कैसे हमें बताता है कि वह सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक है, ठीक है ना, और pH वैल्यू जो होता है वो कैसे उसके साथ जोड़ता है, किस प्रकार से। तो नेक्स्ट वीडियो आपका जो है वो रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और उसके साथ हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो था आपका वो इतने पे खत्म होता है, और आज का वीडियो जो था उसे भी मैं इतना पर खत्म कर रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की।